हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। इस वीडियो में गाइज हम CSIR नेट एग्जाम से रिलेटेड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है उनके बारे में बातें करेंगे कि CSIR नेट से रिलेटेड, इससे रिलेटेड फीस क्या है, इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम कब होता है, एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, क्या सिलेबस रहता है, क्या एलिजिबिलिटी है, इन सारी चीजों की बात जो है वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। और ये जो PDF है, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर रखी है, तो आप वहां से जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो और भी ज्यादा डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। सो ये देखते हैं। देखो, जो CSIR नेट का एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ओके। पेपर पेपर के पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें CSR UGC नेट जो है वो 5 सब्जेक्ट से एग्जाम कंडक्ट करवाता है। मैक्सिमम साइंस के सब्जेक्ट ही होते हैं। केमिकल साइंस, सेकंड है अर्थ साइंस, थर्ड है लाइफ साइंस, फोर्थ है मैथमेटिकल साइंस एंड फिफ्थ है फिजिकल साइंस। इन 5 सब्जेक्ट का जो एग्जाम है वो CSIR UGC नेट कंडक्ट करवाता है। अगर इसके पैटर्न की बात करें तो मैं स्पेशली लाइफ साइंस से रिलेटेड आपको पैटर्न बता रही हूँ। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का पैटर्न देखना है तो भी आप इसमें से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर लाइफ साइंस की बात करें तो जो क्वेश्चन आते हैं, देखो 3 पार्ट में क्वेश्चन आते हैं। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। टोटल क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे 145। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आते हैं और 15 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। पार्ट बी में 50 क्वेश्चन आते हैं और 35 करने होते हैं। पार्ट सी में 75 क्वेश्चन आते हैं और 25 करने होते हैं। पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। पार्ट बी में भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और पार्ट सी में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। टोटल जो है पेपर 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है 25%, यानी पार्ट ए में 2 मार्क्स का पेपर है तो 0.5 जो है वो यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग हो गया। पार्ट सी के अंदर अगर 4 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन है एक, तो आपका नेगेटिव मार्किंग एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर कटेगा, ठीक है। अगर मीडियम की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी मिस्टेक हो तो इंग्लिश का जो वर्जन है पेपर का वो ही सही जो है वो फाइनल माना जाएगा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। जो रिजल्ट आएगा वो आपका परसेंटाइल और मार्क्स दोनों में ही होगा। आपके परसेंटाइल भी शो किए जाएंगे और मार्क्स भी शो किए जाएंगे। 3 कैटेगरी में आपका रिजल्ट आएगा। 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? कैटेगरी नंबर 1 अगर आप क्लियर करते हो तो आप JRF के लिए भी क्वालिफाई होते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्वालिफाई होते हो और PhD के लिए भी क्वालिफाई होते हो। अगर कैटेगरी नंबर 2 आप क्वालिफाई करते हो तो आप JRF के लिए क्वालिफाई नहीं होते, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्वालिफाई होते हो और PhD में भी एडमिशन ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे PhD में एडमिशन लेने पे आपको फेलोशिप या फिर स्टाइपेंड जो है वो नहीं मिलेगा। कैटेगरी नंबर 3 की अगर बात करें तो आप JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए क्वालिफाई नहीं होते हो और PhD के लिए आप यहाँ पे क्वालिफाई होते हो, लेकिन यहाँ पे भी आपको कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हो तभी आप PhD के साथ में JRF कर रहे हो तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि द JRF क्वालिफाई candidate are admitted into the PhD program based on an interview as per the UGC regulation 2022। जिस कैंडिडेट ने JRF क्वालिफाई किया है वो PhD और इंटरव्यू के बेस पे जो है वो PhD में एडमिशन ले सकता है, जो अपना स्कोर कार्ड और इंटरव्यू के बेस के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3 के स्टूडेंट हैं उनसे कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो अपना जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट करवा सकती है और साथ में इंटरव्यू भी ले सकती है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, 70% वेटेज होगा जो नेट का पेपर आपने क्लियर किया है और उसके अंदर जो मार्क्स हैं वो, और 30% वेटेज होगा
कि आपने इंटरव्यू जो भी लेगी यूनिवर्सिटी उसमें कितना परफॉर्म किया है, वो 30% आपका वेटेज रखेगा। उसी के बेस पे फाइनल जो मेरिट बनेगी आपकी यहाँ पे, ठीक है। सो फॉर एडमिशन टू पीएचडी द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन नेट बाय द candidate in category number 2 and category number 3 will be valid for a period of 1 year from the date of declaration of result of joint CSIR net। अगर आपने सेकंड या थर्ड कैटेगरी में क्लियर करते हो नेट को, तो आपका जो स्कोर कार्ड है यानी 1 साल के लिए पीएचडी में आप एडमिशन ले सकते हो, 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। ओके, अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई करते हो देन आपका 2 साल के लिए जो है वो स्कोर कार्ड वैलिड रहता है जीआरएफ के लिए, ठीक है। The number of candidate who will qualify for JRF NET assistant professor admission to the PhD only will be decided by the result committee। इसके अलावा जो स्टाइपन की अगर बात करें तो आपको 2 साल के लिए जेआरएफ का जो स्टाइपन है वो 37,000 मिलता है। उसके बाद में आपको क्या करना, आपको एसआरएफ की पोस्ट पे जो है वो अ, क्या प्रमोट कर दिया जाता है और उसके बाद में जो आपका स्टाइपन है वो 42,000 हो जाता है। ओके, इसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी देखो, नॉर्मली जो जनरल कैंडिडेट हैं और उनको 55 मार्क्स चाहिए मास्टर डिग्री में, ठीक है। मास्टर डिग्री या फिर कोई भी इसके इक्विवेलेंट जो डिग्री हो उसके अंदर। जो अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी वगैरह कैटेगरी आ जाते हैं, इन सारी नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, इन सारी कैटेगरी के लिए और थर्ड जेंडर भी, तो इनके लिए 50% मार्क्स चाहिए मास्टर डिग्री के अंदर। ओके, कैंडिडेट जो कि परस्यू कर रहा है मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट वो हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग master degree examination and whose result is still awaited, or candidates whose qualifying examination have been delayed may also apply for this test। यानी अगर मास्टर्स आप कर रहे हो, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप इसको दे सकते हो पेपर को, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपका सेम ही 55 मार्क्स आना चाहिए जब भी आपका रिजल्ट आएगा। और ओबीसी वगैरह जो भी अदर कैटेगरी है उनमें आपको 50% मार्क्स चाहिए होगा। Such candidate must complete their master degree or equivalent examination within 2 years from the date of net result with the required percentage of marks, failing which दे शैल बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालिफाइड। अगर आपने 2 साल के अंदर ये मास्टर कंप्लीट नहीं किया देन आप अगर पेपर भी क्लियर कर लेते हो नेट का तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन ये 2 साल किसके लिए दिया गया है, अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया हो तो आप 2 साल के अंदर अपना मास्टर कंप्लीट कर सकते हो आराम से। लेकिन अगर आपने कैटेगरी नंबर 2 या फिर 1 जो क्वालिफाई किया, सॉरी कैटेगरी नंबर 2 और 3 क्वालिफाई किया है, तो आपके लिए वो वैलिडिटी रहेगी कि आपको 1 साल के अंदर ही आपका मास्टर क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि 1 साल के बाद में कैटेगरी नंबर 2 और 3 के लिए जो स्कोर कार्ड की वैलिडिटी है पीएचडी में एडमिशन लेने की, वो खत्म हो जाएगी। However, those candidates who qualify for admission to PhD only must complete their master's degree for equivalent examination within 1 year। यही मैंने अभी आपको बताया कि जिसका सिर्फ पीएचडी या के लिए जो पेपर क्लियर हुआ है यानी थर्ड जो कैटेगरी के अंदर क्लियर हुआ है उनको सिर्फ 1 साल के अंदर अपना वो करना होगा, मास्टर कंप्लीट करना होगा, वरना उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। Candidates belonging to the third gender category are eligible to draw the same relaxation in fees is eligibility criteria for NET as are available to SC, ST, PWD कैटेगरी। इसमें बताया गया है कि जो थर्ड जेंडर है उसको भी फीस वगैरह में, एज में, एलिजिबिलिटी में जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो वैसा ही दिया गया है जैसा SC, ST और PWD कैटेगरी को दिया गया है, ठीक है। The subject wise qualifying cutoff for this category would be the lowest among those for SC, ST, PWD, OBC, NCL, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इन द कॉरेस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट। इसमें अलग अलग जैसे क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे ना, सबको पता है कि अलग अलग कट ऑफ जाती है एससी, एसटी, जनरल वगैरह की, ठीक है। इसके अलावा गाइज जिसके पास में 4 साल की जो बैचलर डिग्री कर रहा है या फिर 8 साल 8 सेमेस्टर जिसमें है बैचलर डिग्री में, वो भी जिसके 75% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए
4 ईयर की बैचलर डिग्री में या फिर 8 सेमेस्टर वाली बैचलर डिग्री में, तो वो इस एग्जाम को दे सकता है। और अदर जो कैंडिडेट एससी, एसटी, ओबीसी के हैं उनको 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन है। यानी कि 75 जनरल कैटेगरी के लिए है, तो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या हो जाएगा, 70% हो जाएगा। ओके। इसके अलावा द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द नेट बेस्ड ऑन ए 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ द जीआरएफ एंड फॉर एट द एडमिशन ऑफ द पीएचडी। देखो, जिसने बीएससी सॉरी जो बैचलर डिग्री 4 साल की कर रखी है उसको 75% तो मार्क्स चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा जो कैंडिडेट ये क्वालिफाई कर लेता है नेट को, तो वो जीआरएफ के लिए एलिजिबल हो सकता है और वो पीएचडी भी कर सकता है। ओके। The candidate qualifying in the NET based on a 4 year undergraduate degree will not be eligible for appointment as assistant professor। ये पीएचडी तो कर सकते हैं ये 4 साल वाले स्टूडेंट जिन्होंने बैचलर डिग्री किया है, लेकिन ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपॉइंटमेंट नहीं किए जा सकते। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जेआरएफ के लिए तो क्वालिफाई हैं ये, जेआरएफ एज ए जेआरएफ पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते जब तक उनका मास्टर्स नहीं हो जाता। ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर डिग्री जरूरी है। The candidate who are pursuing 4 year 8 semester bachelor's degree program and are in their last semester year may also apply for the test। जो स्टूडेंट 4 ईयर सेमेस्टर बैचलर डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर जो भी है, तो वो अपने फाइनल ईयर में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके। और ये वाले स्टूडेंट बाद में अगर 1 साल के अंदर क्लियर कर लेते हैं, आई थिंक 2 साल है यहाँ पे, provisionally and shall be considered eligible for the award of GRF PhD admission, fulfilling the requirement contained in University Grant Commission Regulation 2022 within 2 year। अगर उन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, देन वो 2 ईयर के अंदर अंदर जो है वो अपना जेआरएफ का स्कोर दिखा के और पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर 2 साल के अंदर उन्होंने नहीं लिया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। The candidate with a 4 year bachelor degree program are allowed to appear in a subject in which, जो कि ये यहाँ पे इसी पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगा, in which they want to pursue PhD irrespective of the discipline in which they have obtained the 4 year bachelor's degree। इसमें बोला गया है कि आपके पास में बैचलर डिग्री में कोई सब्जेक्ट था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये जो सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं यहाँ पे CSIR UGC नेट में, अगर इसमें से किसी को भी क्वालिफाई करते हो, तो आप उसी में आगे पीएचडी कर सकते हो। देन इसके अपर लिमिट की बात करें तो, अपर एज लिमिट की बात करें तो जीआरएफ के लिए जो है वो 30 ईयर है। ठीक है। एक सेकेंड। जेआरएफ के लिए जो है वो 30 ईयर एज है। ठीक है। और इसके अलावा जो ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट है उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, और इसके साथ ही साथ जो वुमेन एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। जो कैंडिडेट रिसर्च एक्सपीरियंस में चले गए हैं और वो काफी टाइम के बाद में अपना क्या कर रहे हैं, पीएचडी ये नेट क्वालिफाई करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी 5 साल का जो है वो रिलैक्सेशन रहेगा। लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा कि रिसर्च इन रिलेटेड सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर on production of a certificate from appropriate authority, which should be a recognized Indian university, institute of national importance, foreign university which is duly approved, recognized। मतलब इन सारी जो यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड होना चाहिए कि उन्होंने रिसर्च में काम किया है 5 साल तक, और उनको 5 साल का जो है वो रिलैक्सेशन मिल सकता है। ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। कितनी भी एज में जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके। एडमिशन पीएचडी के लिए, एडमिशन के लिए भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप पीएचडी में एडमिशन करते हो और आपको जेआरएफ चाहिए, अगर आप जेआरएफ चाहिए और स्टाइपेंड चाहिए और पीएचडी में एडमिशन लेते हो, देन आपका अपर एज लिमिट है नॉर्मली 30 ईयर। अगर आप किसी और कैटेगरी से आते हो जनरल के अलावा, तो आपका 5 साल का रिलैक्सेशन है।
5 ईयर का जो है वो रिलैक्सेशन है, साथ ही साथ जो वुमेन्स है उनके लिए भी ये 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस पीडीएफ में गाइस सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, और कि फॉर्म रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, वो सारी चीजें भी इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो। जब भी आप फॉर्म भराओगे तो ये सारी चीजें आपके लिए यूजफुल रहेंगी, ठीक है। टोटल आप देख सकते हो 86 पीस हैं इस ब्रोशर में। नेक्स्ट अगर देखते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया हो तो हम डिस्कस कर लेते हैं, वरना आप फिर भी अपनी तरफ से इसको डाउनलोड करके एक बार जरूर देख लेना। एक चीज गाइस, इसमें फीस का शायद मैंने नहीं बताया था। फीस नॉर्मली क्या रहता है, फीस वाला कॉलम देखते हैं कहाँ पे है, उसमें पता चल जाएगा फीस का। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, देखो जनरल के लिए जो फीस रहेगी वो 1150 रुपये रहेगी। जनरल के अलावा जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इन सब के लिए 600 रुपये है, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर, इनके लिए 325 रुपये फीस रहेगी जब भी आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे। ये जो ब्रोशर है वो जून 4 के लिए निकाला गया था, जिसमें से जो अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ में शेयर की है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ओके। अपने दोस्तों के साथ में या फिर जिनको भी जरूरत लगे उनको शेयर जरूर कर देना, ओके। और एक चीज और रहेगी, सिलेबस। सिलेबस के बारे में आपको यहाँ पे एक वेबसाइट दी गई है इसी के अंदर, तो उस वेबसाइट पे जाके आप विजिट कर सकते हो और वहां से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। खैर जो सिलेबस है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ शेयर कर दूंगी, इसका जो भी सिलेबस रहेगा, ठीक है, वहां से मैं डाउनलोड करके। वरना इसकी इसी के अंदर एक वेबसाइट दी गई है, क्योंकि बहुत सारे पेज हैं तो कौन से पेज पे है मुझे ध्यान नहीं है। तो आप देख भी सकते हो, इसमें से वेबसाइट निकाल के आप खुद डाउनलोड कर लेना, या फिर मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो आप। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।